आज हम देखने जा रहे हैं अंतिम साक्ष्य उपन्यास है चंद्रकांता जी का। हिंदी की सुप्रसिद्ध लेखिका चंद्रकांता जी का यह पहला उपन्यास है अंतिम साक्ष्य। इस उपन्यास में उपन्यासकार ने बदलते मानवीय संबंधों की संवेदना तथा प्रेम संबंधों की आकांक्षा को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। आधुनिक सभ्यता के प्रभाव एवं परिणामों से आत्मीयता की जगह औपचारिकता का प्रचलन बढ़ता गया और संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों का जन्म हुआ। व्यक्ति अपने ही स्वजनों से कटकर रिश्तों की निर्जीवता अर्थहीनता को बढ़ावा देने लगा। चंद्रकांता जी ने प्रस्तुत कथानक को पारिवारिक व्यवस्था के बदलते प्रतिरूपों का आधार बनाकर स्नेह, अपनापन, विश्वास, आस्था आदि भावनाओं के माध्यम से रिश्तों की गहराई और उथलेपन को भी अत्यंत कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। समीक्षकों के अनुसार अंतिम साक्ष्य उपन्यास जितना सामाजिकता से अपना सरोकार दर्शाता है, उतना ही व्यक्तिवाद और पारिवारिकता से गहरा संबंध भी निर्माण करता है। प्रस्तुत उपन्यास की कथावस्तु मीना मौसी के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है, जिससे इसे नायिका प्रधान उपन्यास की कोटि में रखा जा सकता है अथवा स्त्री विमर्श के सजीव प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। अंतिम साक्ष्य उपन्यास की कथावस्तु इस प्रकार है। अंतिम साक्ष्य की कथा मीना नाम की एक छोटी सी लड़की की है, जो आगे चलकर मीना मौसी नाम से जानी जाती है। माता पिता के अभाव में बालिका मीना को चाचा चाची संरक्षण देते हैं, लेकिन उन्हें मीना को संभालने की इच्छा न थी। समाज के भय से उन्होंने मीना को अपने घर में रखा था। बाहर की उम्र में मीना का एक 50 साल के बूढ़े लाला से जबरदस्ती विवाह किया जाता है। बूढ़े लाला की पहली पत्नी का देहांत हुआ है तथा उसके तीन जवान बेटे भी हैं। बूढ़ा लाला शादी के बाद मीना को देखता है तो उसे अपराध बोध होता है। लाला के मन में दया भाव जागृत होता है। उसे मालूम है कि उसके जवान बेटे मीना को मां नहीं मानेंगे तथा उनकी गिद्ध दृष्टि का लाला को भय सताता है। मीना के विषय में बूढ़ा लाला अस्वस्थ और आतंकित होता है। स्त्री को भोगने की लपलपाती भूख ने उसके दिमाग पर पर्दा डाला था। स्त्री का शरीर केवल भोगने के लिए होता है। इस जिद के कारण लाला ने शादी के लिए तुरंत स्वीकृति दी थी, लेकिन मीना के चेहरे की मासूमियता तथा उसकी उम्र ने लाला को हराया। शादी के 2 दिन बाद ही बूढ़ा लाला मीना के चाचा के घर जाकर मीनू को लौटाने की बात करता है। मीनू के चाचा के घर की बागडोर चाची के हाथ में थी और चाचा केवल मूक दर्शक थे। बूढ़ा लाला मीना का ब्याह कहीं और करने की बात करते हुए कहते हैं, पोती की उम्र की लड़की को घर में न रखूँगा। चाची को इस बात का क्रोध आता है और वह लाला को होश में आने की बात कहती है। लाला भी अपराध बोध की भावना से स्वयं को संभालकर चाची पर मीना की उम्र 12 की जगह 20 बताकर फंसाने का आरोप लगाता है। चाची भी इतनी सहजता से मीना को वापस घर में लेने के लिए तैयार न थी। लाला चाची के चेहरे पर उत्पन्न पैसों की भूख
का नशा और सौदेबाजी का इरादा पहचानता है, चाची भी मुंह पर क्रोध और दुख का मुखड़ा लगाकर 5,000 नगद रकम लेकर राजी होती है। मीना की उम्र इस योग्य न थी जो इस लेन देन के व्यवहार को समझ सके। चाची के घर जाते समय लाला का छोटा लड़का मीना के सामने हवस का प्रस्ताव रखता है। इस घटना से मीना को क्रोध नहीं आता, पर अपने दुर्भाग्य पर वह फूट फूट कर रोती है। अपनी जन्म देने वाली माँ को उसने नहीं देखा था, पर उस पर अपनी जान छिड़कने वाले उसके बापू पिताजी का चेहरा, उनका प्रेम वह नहीं भूली थी। ईश्वर ने भी शायद मीना को बचपन से ही माता पिता के अभाव में जीने के लिए पैदा किया था। परायापन, बोझ की भावना की यातनामय स्थिति का असमय ही मीनू को अनुभव प्राप्त होता है। चाची के घर वापस आने पर मीनू के चरित्र पर चाची शक करती है। लाला के बेटे के साथ संबंध की बात कहती है। इतना ही नहीं, पैदा होते ही माँ बाप को खाने वाली डायन मानकर उसका तिरस्कार कर उसके बोझ से छुटकारा पाना चाहती है। क्रमशः इसका दूसरा भाग कल देखेंगे।